नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है संस्कार। सुबह का समय था। सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थीं और घर में हल्की हल्की हलचल थी। रोहित और आकांक्षा का घर एक छोटा सा लेकिन सुंदर अपार्टमेंट था, जहां ममता जी, रोहित की मां भी रहती थीं। ममता जी एक बुजुर्ग महिला थीं, जिनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता था। वे घर के कामों में मदद करती थीं, लेकिन उम्र के कारण ज्यादा मेहनत नहीं कर पाती थीं। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो सुबह सुबह ऑफिस चला जाता था, और आकांक्षा, जो हाल ही में शादी करके आई थी, घर संभालती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। आकांक्षा किचन में खड़ी थी, चाय बना रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अपनी सास ममता जी पर चिल्ला रही थी, माँ जी, आप क्या अपने कपड़े अपने हाथ से नहीं धो सकती हैं? आकांक्षा की आवाज तेज थी, जैसे कोई आदेश दे रही हो। वो वॉशिंग मशीन के पास खड़ी थी, जहां ममता जी कुछ कपड़े डाल रही थीं। ममता जी ने हल्के से सिर झुकाया और बोली, बेटा, आज मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो सोचा वॉशिंग मशीन में ही धुल लेती हूँ। ये वॉशिंग मशीन मुझे मेरे बेटे ने दी है। ममता जी की आवाज में थकान थी, लेकिन वे हमेशा की तरह शांत रहने की कोशिश कर रही थीं। वे जानती थीं कि बहू नई है और उसे घर के तौर तरीकों में वक्त लगेगा, लेकिन आकांक्षा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो आगे बोली, ये मशीन आप लोगों के आराम के लिए नहीं दी गई है, समझिए आप। और अभी रुकिए, ये मेरे कपड़े भी ले जाइए, इन्हें भी धुल दीजिएगा। आकांक्षा के शब्दों में एक तरह की हुकूमत थी, जैसे वो घर की मालकिन हो और बाकी सब उसके अधीन। ममता जी ने कपड़ों का ढेर देखा, जो पहले से ही उनके हाथों में था। उनके घुटने दर्द से ऐंठ रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं बोली। वे बस इतना ही कह पाईं, बेटा, पर मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझसे अपने कपड़े धुलना ही मुश्किल है। ममता जी की आंखों में दर्द की चमक थी, लेकिन वे रोना नहीं चाहती थीं। वे याद कर रही थीं अपनी जवानी के दिनों को, जब वे खुद पूरे घर का काम संभालती थीं, बिना किसी शिकायत के। लेकिन अब उम्र हो गई थी और डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि ज्यादा झुकना या भारी काम ना करें। फिर भी बहू की खुशी के लिए वे कोशिश करती रहती थीं। ठीक उसी वक्त जब ममता जी अपनी बहू आकांक्षा से ऐसा बोल ही रही थीं, उनका बेटा रोहित घर में दाखिल हुआ। रोहित ऑफिस से जल्दी लौट आया था, क्योंकि उसे कोई मीटिंग कैंसिल हो गई थी। वो दरवाजे से अंदर आया और देखा कि माँ कपड़ों का ढेर लिए खली है और आकांक्षा का चेहरा गुस्से से लाल है। माँ जी, आप इतने सारे कपड़े लेकर क्यों खड़ी हैं? रोहित ने चिंता से पूछा। वो अपनी माँ के करीब गया और उनके हाथ से कपड़े लेने की कोशिश की। ममता जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस इनको धुलना है। आकांक्षा को दे दो, वो धुल देगी। आप आराम करिए, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपको डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। रोहित की आंखों में माँ के लिए प्यार था। वो जानता था कि माँ कितनी मेहनती रही हैं और अब उनकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन तभी आकांक्षा तनतना कर बोल उठी, तुमने क्या मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखा है, जो मैं दिन भर तुम लोगों के काम करती रहूं और ये बुढ़िया दिन भर आराम करती रहे? उसके शब्द इतने कटु थे कि कमरे में सन्नाटा छा गया। बुढ़िया शब्द सुनकर ममता जी का दिल टूट गया, लेकिन वे चुप रहीं। रोहित के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। वो अपनी पत्नी पर गुस्सा होकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ से ऐसी बात करो? अरे ये तो तुम्हारी माँ के समान है। क्या तुम अपनी माँ से भी इसी तरह बदतमीजी से बात करती हो? रोहित की आवाज में गुस्सा था, लेकिन साथ ही दुख भी। वो सोच रहा था कि शादी के बाद आकांक्षा में इतना बदलाव कैसे आ गया। शादी से पहले वो कितनी मीठी और समझदार लगती थी, लेकिन अब घर में आकर उसका व्यवहार बदल गया था। आकांक्षा ने पीछे हटते हुए कहा, मेरी माँ इनकी तरह हरामखोरी नहीं करती है। बस दिन भर पड़ी रहती है और आराम से खाती रहती है, काम धाम तो करती नहीं है, बस अपने बेटे को मेरे खिलाफ बढ़ाती रहती है। उसके शब्दों में जलन थी, जैसे वो ममता जी को घर से निकालना चाहती हो। वो सोच रही थी कि सास की वजह से उसका पति उससे ज्यादा माँ से प्यार करता है। ये सब सुनकर आज रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी अपनी सास के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगी। गुस्से में उसने आकांक्षा को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ों की आवाज कमरे में गूंजी और आकांक्षा का गाल लाल हो गया। वो दर्द से चीखी, लेकिन ज्यादा गुस्से से, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया? अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कहकर वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई।
कमरे में जाकर वो बिस्तर पर गिर पड़ी और रोने लगी। उसके मन में गुस्सा था, अपमान था और डर भी। वो सोच रही थी कि अब क्या करे। फिर उसने अपना फोन निकाला और अपनी माँ को फोन लगा दिया। फोन की घंटी बजती रही और आखिरकार कामना जी ने फोन उठाया। कामना जी घर पर थीं, रसोई में कुछ काम कर रही थीं। फोन उठाते ही उन्होंने आकांक्षा की रोने की आवाज सुनी। क्या हुआ मेरी बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कामना जी की आवाज में चिंता थी। वे अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थीं और उसे कोई दुख नहीं देख सकती थीं। आकांक्षा ने सुबकते हुए कहा, अरे माँ, रोहित ने आज मुझे बहुत मारा है। उसके शब्दों में दर्द था और वो और जोर से रोने लगी। कामना जी का दिल टूट गया। वे सोच रही थी कि उनकी फूल सी बेटी पर कोई कैसे हाथ उठा सकता है। गुस्से से वे बोली, रोहित की इतनी हिम्मत कि मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठाए? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रही हूं। तुम रोना नहीं मेरी बच्ची, बस मैं अभी तुमको लेने आती हूं। कामना जी ने फोन रखा और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। उनका मन गुस्से से भरा था। वे सोच रही थी कि ससुराल वाले कितने बुरे हैं जो उनकी बेटी को मारते हैं। उधर रोहित के घर में ममता जी रोहित से बोली, बेटा, तुम्हें बहू के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अभी अभी वो नई नई शादी करके ही आई है। अभी उसे इस घर में आए हुए 5 महीने ही तो हुए हैं। थोड़ा समय तो लगेगा ही उसे इस घर के सदस्यों को समझने में और घर के दायित्वों को संभालने में। ममता जी की आवाज में समझदारी थी। वे जानती थीं कि गुस्से में लिए फैसले गलत होते हैं। वे याद कर रही थीं अपनी बहू बनकर आने के दिनों को, जब वे भी गलतियां करती थीं, लेकिन सास ने उन्हें प्यार से समझाया था। रोहित ने सिर झुकाया और बोला, नहीं माँ, आप नहीं जानती, आकांक्षा की बदतमीजियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। वो दुखी था क्योंकि वो आकांक्षा से प्यार करता था, लेकिन माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ममता जी ने कहा, लेकिन बेटा, मैं कपड़े धो लेती, अब वो बेकार का पतंगड़ बनाएगी। वे चिंता कर रही थी कि बात बढ़ ना जाए। रोहित ने माँ को सांत्वना दी, अरे माँ, आप चिंता मत करो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। आप ये कपड़े मुझे लाइए। और माँ से कपड़े लेकर रोहित ने उन्हें अलग रख दिया। फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले गया। आप आराम करिए, आपको डॉक्टर ने रेस्ट बताया है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। रोहित ने माँ को बिस्तर पर बिठाया और उनके पैर दबाए ताकि दर्द कम हो। उधर आकांक्षा की माँ कामना जी घर से निकलने ही वाली थी कि उनकी बहू साधना ने पूछा, माँ जी, आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हैं? साधना घर का काम कर रही थी और उसने कामना जी को बैग उठाते देखा। कामना जी ने गुस्से में कहा, अपनी बेटी के ससुराल जा रही हूँ उसको लेने के लिए। आज उसके पति ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारी बच्ची पर हाथ उठाया? अब तो मैं उसको बिल्कुल भी उस घर में नहीं रहने दूंगी। कामना जी के शब्दों में ममता थी, लेकिन गुस्सा ज्यादा। वे सोच रही थी कि बेटी को वापस घर लाकर रखेंगी जहां उसकी इज्जत हो। साधना ने शांत स्वर में कहा, पर माँ, बात क्या हुई जो उन्होंने दीदी के ऊपर हाथ उठा दिया? माँ जी, क्रोध करना ठीक नहीं है। हो सकता है दीदी की भी गलती हो। आप शांति से रोहित जी से भी बात कर लीजिए, तभी तो दोनों पक्षों की बात पता चलेगी। साधना समझदार थी। वो जानती थी कि एक तरफा सुनकर फैसला गलत होता है। वो आगे बोली, माँ जी, मुझे तो लग रहा है आपको एक बार रोहित जी या ममता आंटी से जरूर बात करनी चाहिए। लेकिन कामना जी का गुस्सा बढ़ गया। वे बोली, अभी ननद आई भी नहीं है और तुमने अभी से मुंह चलाना शुरू कर दिया। अभी उसका भला बुरा सोचने के लिए उसके माँ बाप जिंदा है। तुम यहाँ खड़ी खड़ी पंचायत कम किया करो और अपने विचार अपने पास रखा करो। और जाओ रसोई में, इतना काम पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? क्या ये सारा काम तुम्हारे पिताजी करेंगे आकर? आई बड़ी मुझे अक्ल सिखाने वाली, कहकर कामना जी पर्स उठाकर घर से निकल गईं। साधना चुपचाप रसोई में चली गई, लेकिन उसके मन में दुख था। वो सोच रही थी कि परिवार में समझ की कमी से कितने झगड़े होते हैं। इधर कामना जी का घर से निकलना होता है, उधर उनके पिताजी सोनेलाल जी और उनके बेटे रोशन का घर में आना होता है। सोनेलाल जी थके हुए थे, काम से लौटे थे। वे अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, कामना, कामना, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रसोई से साधना निकली और बोली, पिताजी, माँ जी घर पर नहीं है, कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए। सोनेलाल जी ने पूछा, लेकिन तुम्हारी सासू माँ गई कहाँ है? साधना ने बताया, पिताजी, माँ जी दीदी के ससुराल गई हैं। सोनेलाल जी चौंक गए, लेकिन वो उसके ससुराल क्यों गई हैं? साधना ने पूरी बात बताई। पिताजी, दीदी के ससुराल में झगड़ा हो गया तो रोहित जी ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया, तब माँ दीदी को लेने गई हैं। ये सुनकर सोनेलाल जी धम से सोफे पर बैठ गए। उनके मन में गुस्सा और चिंता दोनों थे। तभी रोशन ने साधना से कहा,
पर माँ को इतनी जल्दी क्या थी वहां जाने की? वो पहले पूरी बात तो पूछ लेनी चाहिए थी। यूं हड़बड़ाकर दीदी को लेने नहीं जाना चाहिए था। रोशन समझदार लड़का था। वो जानता था कि जल्दबाजी से बातें बिगड़ जाती हैं। सोनेलाल जी बोले, अरे वो इस घर की बेटी है, कोई नौकरानी नहीं है जो कोई भी उस पर इस तरह हाथ उठा दे। उनके शब्दों में पिता का प्यार था। वे सोच रहे थे कि बेटी पर हाथ उठाना कितना गलत है। रोशन ने कहा, पर पिताजी, ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन सोनेलाल जी ने कहा, बेटा, वो हमारी बेटी है, अभी उसके माता पिता जिंदा हैं। उसका भला बुरा सोचने के लिए तुम उसकी चिंता मत करो, समझे? मेरी बेटी किसी के ऊपर बोझ नहीं है। वे गुस्से में थे और बेटी की रक्षा करना उनका फर्ज समझते थे। थोड़ी ही देर में कामना जी अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गईं। वे कार से उतरी और घर के बाहर ही आवाज लगाना शुरू कर दिया। आकांक्षा, आकांक्षा, कहाँ है मेरी बेटी? उनकी आवाज तेज थी, जैसे कोई चुनौती दे रही हो। माँ की आवाज सुनकर आकांक्षा अपने कमरे से बाहर आई और दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। वो जोर जोर से रोने लगी, जैसे सारी पीड़ा निकाल रही हो। कामना जी ने उसे सीने से लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी धीरे धीरे चलती हुई ममता जी भी अपने कमरे से बाहर निकली। घुटनों का दर्द अभी भी था, लेकिन वे मेहमान का सम्मान करना जानती थीं। वे कामना जी से बोली, अरे आइए बहन जी, और बताइए आपका ऐसे कैसे अचानक आना हुआ? कामना जी ने गुस्से से कहा, अच्छा है आपके घर में मेरी फूल सी बच्ची मार खाती रहे और आप ऐसी भूली बन रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? उनके शब्दों में आरोप था। ममता जी ने प्यार से कहा, अरे कामना जी, आप पहले बैठिए तो फिर आराम से बात करते हैं। बच्चों की लड़ाई है। वे जानती थीं कि गुस्से में बात नहीं बनती, लेकिन कामना जी का गुस्सा आसमान पर था। वे अपनी बेटी से बोली, चल बेटी, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, फिर बताएंगे कौन परेशान होगा, आप या हम? तभी रोहित भी आ गया और बोला, माँ जी, पहले दोनों पक्ष की बात तो जान लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि गलती किसकी है। वो शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामना जी ने ममता जी से कहा, देख लिया बहन जी, अभी भी आपके लड़के की अकड़ नहीं गई। अब हम बताएंगे जब हम आप लोगों की एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जब आप लोग जेल में चक्की पीसें तब आपको समझ में आएगा आटा दाल का भाव। कहकर वे बड़बड़ाते हुए अपनी बेटी को लेकर कार में बैठ गईं और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर दोनों माँ बेटी सोफे पर आराम से बैठ गईं। कामना जी ने सामने बैठे अपने पति सोनेलाल जी से कहा, देखा आपने कैसे मेरी बच्ची को मार मार कर गाल लाल कर दिए हैं? आकांक्षा का गाल अभी भी लाल था और वो रो रही थी। रोशन बोला, माँ, आपको एक बार हम लोगों से भी तो बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन कामना जी ने कहा, तुम लोगों से पूछने की क्या जरूरत? ये घर जितना तुम लोगों का है उतना ही मेरी बेटी का भी है। और तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम लोग यहाँ महाराजाओं की तरह रहो और मेरी बेटी वहाँ मार खाती फिरे? रोशन ने कहा, लेकिन माँ, आप दीदी का स्वभाव भी तो जानती हैं, हो सकता है इनकी भी गलती हो। आकांक्षा ने कहा, माँ देखो भाई कितना बदल गया है। सोनेलाल जी बोले, रोशन, तुम्हें अभी हमारी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी साधना बोली, लेकिन पिताजी, हमें उनकी भी एक बार बात सुन लेनी चाहिए थी, ऐसे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। कामना जी ने साधना से कहा, ऐसा है महारानी, दूसरों को तमीज या अकल देने के स्थान पर थोड़ी सी अकल तुम भी सीख लो। कब से तुम्हारी ननद भूखी प्यासी बैठी है, उसको चाय नाश्ता कुछ नहीं देना, बस नत्थे देना शुरू कर दिया। जाओ किचन में और जल्दी से मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, और हाँ, मेरी बेटी के लिए पनीर पकौड़े भी बना देना, समझी? बड़ी आई हम लोगों को सलाह देने वाली। रोशन ने कहा, पर माँ, वो ठीक तो बोल रही थी। लेकिन सोनेलाल जी बोले, ऐसा है, अब तुम्हें अपनी बहन बोझ लगने लगी है तो तुम्हारी पत्नी तो ऐसा बोलेगी ही। और फिर सोनेलाल जी बोलते हैं, ये सब छोड़ो, सबसे पहले मैं पंडित राधेश्याम बाबू से बात करता हूँ। बड़ा बोल रहा था लड़का, बिल्कुल भोले शंकर की तरह भोला है। तुम्हारी बेटी राज करेगी राज, आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, पहले मैं इससे बात करता हूँ। और गुस्से में पंडित राधेश्याम जी को फोन लगाया। पंडित राधेश्याम जी सोनेलाल जी के चाचा जी के छोटे बेटे थे और शादी का रिश्ता उन्होंने ही जोड़ा था। पंडित राधेश्याम जी ने फोन उठाया तो सोनेलाल जी बोले, अरे राधेश्याम, तुम तो बोल रहे थे कि लड़का एकदम हीरा है, हीरा, अपनी बिटिया को रानी बनाकर रखेगा, एकदम भोला है और सीधा साधा लड़का है। लेकिन वो तो बड़ा खतरनाक निकला, उसने तो मेरी बेटी को देखो कितना मारा है, उसका एक गाल ही लाल हो गया। पंडित जी ने शांत होकर कहा, भैया, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती रहती हैं और मुझे पता चला है कि इसमें ज्यादा गलती हमारी आकांक्षा बिटिया की भी है। आप चाहें तो वहाँ आस पड़ोस से पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक घनिष्ठ मित्र उनके पड़ोसी हैं। ये सुनकर सोनेलाल जी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ।
पंडित जी आगे बोले, भैया बिटिया को थोड़ा समझा बुझाकर अपने ससुराल भेज दो, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहते हैं, और फिर जैसे आपकी इच्छा। सोनेलाल जी बोले, ठीक है, मैं तो बात नहीं करूंगा, तुम ही रोहित से बात करके देखो। पंडित जी ने कहा, ठीक है भैया, आप चिंता ना करो, वे लोग बहुत ही सज्जन लोग हैं, वे इनकार नहीं करेंगे, आप थोड़ा आकांक्षा बिटिया को समझा देना। सोनेलाल जी ने कहा, ठीक है, और हाँ, जो भी बात तुम्हारी वहां हो वो मुझे फोन करके बता देना। पंडित राधेश्याम जी ने तुरंत रोहित को फोन लगाया। रोहित ने फोन उठाया। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? पंडित जी बोले, मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तुमसे आकांक्षा के संबंध में बात करनी थी। रोहित ने कहा, हाँ अंकल बोलिए। पंडित जी ने कहा, बेटा आकांक्षा भी नादान है, उसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, पर बेटा ऐसे अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाते, आप तो लोग समझदार हैं। रोहित ने जवाब दिया, हाँ अंकल, पर आकांक्षा मेरी माँ से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही थी कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। पंडित जी ने सलाह दी, तो बेटा अपनी पत्नी को मनाकर अपने घर बुला लाओ, बेटा घर की बात आपस में ही बातचीत करके खत्म कर लो तो अच्छा है। रोहित ने सहमति जताई। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, आप चिंता ना करें, मैं आकांक्षा से बात करता हूँ। पंडित जी ने कहा, ठीक है बेटा, ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे। फिर उन्होंने फोन रख दिया और सोनेलाल जी को पूरी बात बताई। भाई साहब, रोहित बेटा आकांक्षा को लेने आ रहा है, पर आप भी ध्यान रखिएगा कि उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती।